अफगानिस्तान के पंजशीर में एनआरएफ के प्रवक्ता फहीम दश्ती की मौत की खबर सामने आ रही है। तुलु न्यूज के हवाले से खबर है कि तालिबान के साथ लड़ाई में फहीम दश्ती मारे गए। फहीम दश्ती तालिबान के खिलाफ लगातार लड़ते रहे थे और अफगानिस्तान में प्रेस की आजादी के लिए भी आवाज उठाते रहे थे। फहीम दश्ती 2001 में भी तब बाल बच गए थे जब पत्रकार बनकर आए अलकायदा के आतंकियों ने पंजशीर के सबसे बड़े नेता अहमद शाह मसूद को बम धमाके में उड़ा दिया था। उस हमले में फहीम बुरी तरीके से झुलस गए थे। फहीम दश्ती आखिरी समय तक एनआरएफ की तरफ से मुखर होकर दुनिया के सामने पंजशीर का पक्ष रख रहे थे। बड़ी खबर अफगानिस्तान से पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को पंजशीर में एनआरएफ के खिलाफ जंग में उतार दिया है। पाकिस्तान सैनिक तालिबान की मदद कर रहे हैं। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर है कि पाकिस्तान ने इन सैनिकों को अफगानिस्तान पहुंचाया है क्योंकि एनआरएफ तालिबान लड़ाकू पर भारी पड़ रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान ने ये चाल चली है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री रहमान मलिक ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अफगानिस्तान के पंजशीर में पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी से ही इनकार कर दिया है। पंजशीर में अभी भी एनआरएफ के जो लोग हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं तालिबान के खिलाफ और ये आरोप लगाया गया है उनकी तरफ से कि पाकिस्तान की तरफ से तालिबान की मदद पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान के फौज से जुड़े लोग भी उसमें शामिल है। पाकिस्तान के लड़ाके भी वहां मौजूद है। इन आरोपों को कैसे देखते हैं? मेरे साहब पाकिस्तान की नाम फौज गई है, मैं गारंटी से कह देता हूं। आपको लगता है कि पंजशीर में पिछली बार की तरह एनआरएफ जितना प्रभावी था, इफेक्टिव था तालिबान के खिलाफ, वो इस बार होगा? क्या पंजशीर में एनआरएफ के लोग जवाब दे पाएंगे तालिबान को या पंजशीर पर कब्जा कर लेगा तालिबान? आपको क्या लगता है? अगर तो किसी ने मदद की उनकी, और जैसे नॉर्दर्न लाइन्स पहले जिन्होंने उनकी मदद की वो रिकॉर्ड में मौजूद है। अहमद शाह मसूद की किसने मदद की वो भी आपको पता है। और अगर कोई ऐसे हालात हुए कि इनकी मदद करने वाले लोग इनके दोस्त पहुंचे तो शायद ये आगे बढ़े। अगर इनको वेस्ट से किसी और से मदद ना मिली तो मेरा नहीं ख्याल है कि सस्टेन कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां जबरन धर्मांतरण के आरोप में थाने में घुसकर एक पादरी की पिटाई कर डाली। आरोप है कि वो पादरी कुछ लोगों के साथ मिलकर एक इलाके में हिंदू परिवारों का जबरन धर्मांतरण करवा रहे थे और पुलिस इसी मुद्दे पर उनसे पूछताछ करने में जुटी थी। तभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी खबर मिल गई और तैश में आकर वो पादरी और उनके साथी पर टूट पड़े। जिस वक्त ये हमला हुआ पादरी और उनके साथी थाने में ही थे, लेकिन गुस्साए लोगों ने इसकी परवाह ना करते हुए थाने के अंदर ही उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। ये देखकर वहां मौजूद पुलिस वाले तुरंत उन्हें बचाने में जुट गए। हालांकि इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ता बेहद गुस्से में थे। काफी देर तक बीच बचाव करने के बाद पुलिस उन्हें थाने से बाहर ले गई, लेकिन बाहर आने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो वहीं धरने पर बैठ गए। तब तक इलाके के कई लोग भी वहां पहुंच गए। बाद में पुलिस ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया। स्थिति को अभी वर्तमान में नियंत्रित कर लिया गया है और उसमें जो आवेदन आए हैं उसके हिसाब से जांच करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर है कि पादरी के साथ मारपीट करने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई की तैयारी में है। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक इमारत में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आग इतनी जबरदस्त थी कि उसने कुछ ही देर में उस पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इमारत से कई फीट ऊंची लपटें उठती नजर आई, जिससे वहां दहशत फैल गई। आग से उठने वाले धुएं ने पूरे इलाके को ढक लिया। जानकारी मिलने पर दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। काफी देर बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक वो इमारत मलबे के ढेर में बदल गई। शुभेंदु अधिकारी को सीआईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को सीआईडी ने उनकी गार्ड की मौत के मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। सीआईडी ने शुभेंदु को कोलकाता में पेश होने को कहा है। मुंबई से सटे वसई में वैक्सीन के लिए सरकारी स्कूल में बने सेंटर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई गई।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुंबई में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ एक अहम बैठक करेंगे। ये कार्यक्रम मुंबई के एक होटल में शाम 6 बजे होगा, जिसमें संघ के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान लोगों को मोबाइल फोन के इस्तेमाल की इजाजत भी नहीं दे रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें तालिबानी एक शख्स का मोबाइल तोड़ते हुए दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ ये नोटिस जारी किया है। जापान की राजधानी टोक्यो में पैरालंपिक्स खेलों का रंगारंग समापन हुआ। 13 दिन तक चले पैरालंपिक्स में भारत ने 5 गोल्ड समेत 19 मेडल पर कब्जा किया। दिल्ली के नरेला इलाके के खेड़ा गांव से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां हथियारबंद बदमाशों ने लूटपाट करने के इरादे से हार्डवेयर के एक दुकानदार को गोली मार दी। एक दिन पहले हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई, क्योंकि 3 बदमाशों ने उस दुकान में घुसते ही फायरिंग के साथ लूटपाट शुरू कर दी। एक ने तो बुजुर्ग दुकानदार का भी लिहाज नहीं किया और उन्हें धक्का देने लगा। अपनी पहचान छिपाने के लिए उनमें 2 ने हेलमेट से तो एक ने कपड़े से अपना चेहरा ढक रखा था। इसी बीच एक बदमाश दुकान के काउंटर के पास पहुंचा और पैसे ढूंढने लगा, लेकिन जब उसे वहां ज्यादा पैसे नहीं मिले तो वो दुकानदार पर भड़क गया। उसने दुकानदार के साथ थोड़ी बहस की और फिर काउंटर में रखे सारे पैसे निकाल कर अपनी जेब में रख लिए। और इसके बाद लगा कि वो तीनों वहां से निकल जाएंगे, लेकिन दुकान से बाहर आने के बाद भी उन बदमाशों का मन नहीं भरा था। उन्होंने बाहर भी अपनी बंदूकें उन लोगों पर ताने रखी, जिसे देखकर आसपास मौजूद लोग इस वारदात को अपने मोबाइल फोन में कैद करने लगे। वहीं उन बदमाशों के डर से 2 लोगों ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। एक महिला भी वहां से गुजरती नजर आई, लेकिन बदमाशों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने एक दुकानदार के पैर में गोली मार दी। इसके बाद वहां मौजूद बाकी लोगों ने उस दुकानदार को वहां से हटाने की कोशिश की, जबकि बदमाश पिस्तौल ताने वहीं डटे रहे। हालांकि फायरिंग की आवाज सुनकर इलाके के लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। इसे भांपकर बदमाश थोड़ी देर बाद वहां से फरार हो गए। 3 आदमी आए, 3 आदमी आते ही यहाँ गोली चलाई, हवाई फायर किया और अंदर आ गया। उनके जाते ही लोगों ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। वहीं बदमाशों के हमले में घायल उस दुकानदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से। तेज प्रताप यादव ने नया सामाजिक संगठन का गठन किया है, जिसका नाम छात्र जनशक्ति परिषद रखा गया है। पिछले दिनों आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से तनातनी के बाद तेज प्रताप ने अपना अलग छात्र संगठन बनाने का ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि यह संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाएगा और आरजेडी को मजबूत करेगा। नकली वैक्सीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने राज्यों को आगाह किया है। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने से पहले वो ये जांच ले कि कहीं वो वैक्सीन नकली तो नहीं है। राज्यों को वैक्सीन के लिए सचेत करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हाल के दिनों में दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों में नकली कोविशील्ड पाई गई, जिसके बाद WHO ने नकली वैक्सीन पर एक अलर्ट जारी किया था। और अब केंद्र ने राज्यों को असली वैक्सीन की पहचान के लिए एक खाका बनाकर भेजा है, जिसे देखकर असली और नकली वैक्सीन को पहचाना जा सकता है। मैक्सिको में शरणार्थियों की भीड़ मुसीबत बनती जा रही है। अमेरिका जाने की फिराक में हैती समेत कई कैरेबियाई देशों से लोग मैक्सिको पहुंच रहे हैं, जिनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। वहां टपाचुला नाम के एक शहर से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें सैकड़ों शरणार्थी जत्थों की शक्ल में बढ़ते हुए नजर आए। जिंदगी की तलाश में अपना घर छोड़कर दूसरे देशों के लिए निकले थे, लेकिन वहां भी उन्हें ज्यादतियों का शिकार होना पड़ा। अवैध तरीके से अमेरिका जाने वाले कैरिबियाई लोगों के लिए मैक्सिको सबसे पसंदीदा जगह है, जहां हर साल हजारों शरणार्थी पहुंचते हैं, लेकिन उनकी बढ़ती तादाद मैक्सिको के लिए मुसीबत बनती जा रही है। भूपेश बघेल के पिता पर FIR दर्ज हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया गया है, जिस पर राज्य में जुबानी जंग तेज हो गई। आरोप है कि नंद कुमार बघेल ने 30 अगस्त को लखनऊ में ब्राह्मण समाज के लोगों के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया था,
जिस पर विवाद बढ़ने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ही केस दर्ज कराया गया। मुख्यमंत्री के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि समाज में विभिन्न वर्ग के लोगों के बीच में समरसता भाईचारे बना रहना चाहिए और यदि उसे कोई खंडित करने की कोशिश करे तो उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है, विधि सम्मत कार्रवाई है, वो की जाएगी। लेकिन बीजेपी ने इस कार्रवाई को दिखावा करार देते हुए कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस शासन का एफआईआर किस तरीके का होता है ये प्रदेश की जनता और देश की जनता बेहतर तरीके से समझती है। इस तरह का वक्तव्य आगे न आए, इस बात की चिंता मुख्यमंत्री जी को और इस बात की चिंता छत्तीसगढ़ शासन को करनी चाहिए। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव में उतारा है, जिसके लिए कार्यकर्ताओं ने तैयारियां भी शुरू कर दी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रदेश के 18 शहरों से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वाराणसी पहुंचे। ये सम्मेलन 20 सितंबर तक चलेगा और राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर होगा। आज काशी पर हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति करता है। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश भर के 44 टीचरों को राष्ट्रीय शिक्षा अवार्ड से सम्मानित किया। कोरोना के खतरे को देखते हुए इस सम्मान समारोह में राष्ट्रपति ऑनलाइन जुड़े। भावी पीढ़ियों का निर्माण हमारे सुयोग्य शिक्षकों के हाथों में सुरक्षित है। अफगानिस्तान के पंजशीर में नेशनल रेसिस्टेंस फ्रंट ने दावा किया कि उसने लड़ाई के दौरान 100 से ज्यादा तालिबान को पकड़ लिया। साथ ही उसने तालिबान के 180 टैंकों पर भी कब्जा कर लिया। टोक्यो पैरालंपिक्स में बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल हासिल कर इतिहास रच दिया। उन्होंने फाइनल में हांगकांग के चू मन कोई को 21-17, 16-21, 21-17 से शिकस्त दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कृष्णा नागर से फोन पर बात की और उन्हें इस जीत के लिए बधाई दी। मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं गोल्ड मेडल लेकर के आया हूं मेरे इंडिया के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। टीएमसी ने उन्हें भवानीपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा टीएमसी ने 2 और विधानसभा सीट के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान किया है। जहांगीरपुर से जाकिर हुसैन और शमशेरगंज से अमीरुल इस्लाम को टिकट दिया गया है। बिहार के कई जिलों में नदियों के बढ़े जलस्तर ने लोगों को बेहाल कर दिया है। भारी बारिश की वजह से समस्तीपुर में बहने वाली बागमती नदी भी उफान पर है, जिसका सीधा असर नदी के किनारे बसे इलाकों पर पड़ा। वहां से सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई जगहों पर नाव ही लोगों के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गया। बाढ़ में सड़कों का नामो निशान पहले से ही मिट चुका था। स्कूल जाने वाले कुछ बच्चे भी उन नाव पर बैठे नजर आए। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से अब तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली। बहुत गड़बड़ है, निकलना मुश्किल है। कई इलाकों में तो इतना पानी भर गया कि कुछ झोपड़ियां तक उसमें बह गईं। घरों में भी कई फीट तक पानी भरा नजर आया। इन हालात में लोगों ने सुरक्षित जगहों पर जाने में ही अपनी भलाई समझी। इसी तरह की तस्वीरें कई दूसरे जिलों से भी सामने आईं। पीपीपी नेता और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री रहमान मलिक न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि आईएसआई चीफ का अफगानिस्तान दौरा भारत के खिलाफ नहीं है। आईएसआई के चीफ पहुंचते हैं, वहां सरकार निर्माण में उनकी भूमिका निभा रहे हैं। ये कंसर्न भारत के लिए बहुत है कि जिस तरह से पाकिस्तान की भूमिका है तालिबान और अफगानिस्तान के अंदर, उससे भारत बहुत चिंतित है कि भारत के हितों को नुकसान होगा, खासकर आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा कश्मीर में। देखिए, जितने वरेड आप आतंकवादियों से हैं, टेररिस्ट से, उससे ज्यादा हम वरेड है। हमारी तो एम्बेसी वहां पे मौजूद है ना इस वक्त, आपको ये पता है ना, हमारी एम्बेसी है। अगर हमारे आईएसआई चीफ जो हैं वो एम्बेसी में जाते हैं और रास्ते में एक चाय का कप वो पी लेते हैं उसमें होटल में, तो इंडिया को क्या एतराज है? हमारे आईएसआई चीफ को अपनी एम्बेसी को विजिट करने के लिए इतनी बात नहीं होनी चाहिए। वो कहीं जाके इंडिया के खिलाफ तो साजिश नहीं कर रहे, तो खुदा न खास्ता जो आपको इतनी परेशानी लग रही है। और मैं ये आपको श्योर कराया कि हमारा कोई इरादा नहीं है अफगानिस्तान से इंडिया के खिलाफ साजिश करने का। कश्मीर को लेकर अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद और आईएसआई की जिस तरह से भूमिका है और पाकिस्तान में की भूमिका अभी अफगानिस्तान में दिख रही है, सबसे बड़ी चिंता भारत की तो कश्मीर को लेकर है कि कश्मीर में आतंकवाद बढ़ेगा। जिस तरह से तालिबान को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, तो इस चिंता को आप जो चिंता कर रहे हैं, मैं नीरज बताऊं, आप जो चिंता कर रहे हैं ना, उसमें हकीकत कोई नहीं है। ना तालिबान ने पहले मदद की कश्मीर की,
ना दैश ने पहले की हमारी तरफ से। दैश हमारी दुश्मन नंबर 1 है, और आपको पता है कि अभी आज भी धमाका हुआ वहां पे कोयटा में, और दैश कबूल करती है। तो जब हम रोज मार खा रहे हैं उनकी, तो हम क्यों चाहेंगे कि किसी हमारे हमसाये मुल्कों में भी ऐसे हो। रहमान साहब, चीन और पाकिस्तान बहुत क्लोज है, और अफगानिस्तान में तालिबान से इस वक्त चीन और पाकिस्तान के बेहतर रिश्ते। एक कंसर्न भारत में ये जाहिर किया जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान का इस्तेमाल भारत के हितों के खिलाफ कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक आपको गारंटी से कहता हूं, मैं भी इस मुल्क का हिस्सा हूं, अपोजिशन में हूं, मेरी कोई दस्तरस भी है चीजों पे, किसी भी सूरत में चाइना और इंडिया आपके खिलाफ अफगानिस्तान से मूव नहीं करेंगे। केरल में निपाह वायरस से एक लड़के की मौत हो गई। केरल के कोषिकोड में निपाह वायरस की चपेट में आने से एक 12 साल की बच्ची की मौत हो गई। ये बच्चा पिछले कुछ दिनों से बीमार था और जांच के बाद उसमें निपाह वायरस के होने की पुष्टि की गई। इसकी जानकारी मिलने के बाद केंद्र की स्वास्थ्य विभाग की एक टीम भी कोषिकोड पहुंच गई। हालांकि राज्य सरकार ने भरोसा दिया है कि वायरस ना फैले, इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बताया गया कि कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक निपाह वायरस का पहला मामला 2018 में कोषिकोड में ही सामने आया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के बाढ़ में डूबे इलाकों का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंदों में खाने पीने का सामान भी बांटा। टोक्यो पैरालंपिक्स के सिंगल्स पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने सिल्वर मेडल जीता। वो फाइनल में फ्रांस के लुकास माजूर से हार गए। सिल्वर मेडल जीतने वाले डीएम सुहास से प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बात की और उनका हौसला बढ़ाया। आपके साथ बात करने का मौका दिया, मैं बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। पाकिस्तान के क्वेटा में एक बम धमाके में 3 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि आत्मघाती हमलावर ने सुरक्षा बल को निशाना बनाते हुए ये धमाका किया। दावा किया गया है कि इस हमले में किसी बड़े आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है। यूपी के अमरोहा से रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बारिश में जर्जर हो चुका एक मकान अचानक से ढह गया। इस हादसे में एक लड़के की जान बाल बाल बच गई, जो हादसे से ठीक पहले उस मकान के सामने खड़ा नजर आया। लेकिन जैसे ही उसने इमारत को झुकते हुए देखा, वो वहां से फौरन भाग निकला, जिसकी तुरंत बाद ये इमारत ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर ढह गई और उसका मलबा चारों ओर फैल गया। ये देख आसपास मौजूद लोग भी फौरन अपने घरों से बाहर निकल गए। इस हादसे से पहले एक साइकिल सवार और एक महिला भी वहाँ से गुजरती दिखी, जिनकी जान भी बाल बाल बच गई। और ये घटना वहाँ लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में जारी प्रदर्शन के बीच किसानों ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत की। इस बैठक के बाद किसानों ने साफ किया कि सरकार की पहल पर वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। साथ ही कृषि सुधार कानूनों की वापसी की मांग पर भी वो अड़े रहे। और इसी मुद्दे पर उन्होंने मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत की, जिसमें किसानों से जुड़े कई संगठनों ने हिस्सा लिया। इस दौरान वहां हजारों लोगों की भीड़ नजर आई। 9 महीने से आंदोलन पे बैठे किसानों ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अपनी ताकत दिखाई है। इस महापंचायत के बाद राकेश टिकैत ने दोहराया कि मांगी पूरी होने तक किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार जब तक नहीं बात मानेगी, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। वहीं केंद्र सरकार ने भी इस मुद्दे पर साफ किया कि वो बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। किसान संगठनों की बैठक एक बार नहीं 11 चरणों में करवाई और लंबी लंबी बैठकें हुई, विस्तार में बात हुई। और ये भी माननीय कृषि मंत्री जी ने कई बार प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सरकार तो सदा ही बातचीत के लिए तैयार रहती है। इस महापंचायत में देश के कई राज्यों से भी किसान शामिल हुए। यूपी की राजधानी लखनऊ से डराने वाली ये तस्वीरें सामने आई। वहां यात्रियों को ले जा रही रोडवेज की एक बस में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, जिसमें रोडवेज की ये बस आग की भीषण लपटों में घिरी दिखाई दी और उससे उठ रहा धुआं पूरे इलाके में फैल गया। ये घटना हुसैनगंज इलाके में हुई, जहां ट्रैफिक को फौरन रोक दिया गया और लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मगर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम के लिए ये इतना आसान काम नहीं रहा, क्योंकि आग लगातार फैलती जा रही थी। हालांकि करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हादसे के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसमें बस पूरी तरह से राख नजर आई। बताया गया कि बस में जिस वक्त आग लगी, उसमें यात्री सवार थे, जिनको समय रहते बस से बाहर निकाल लिया गया। लीना पॉल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभिनेत्री लीना मारिया पॉल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि तिहाड़ जेल में रहते हुए 200 करोड़ की ठगी करने के मामले में सुकेश चंद्रशेखर के साथ लीना पॉल शामिल थी।
टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी सुबह दिल्ली में ईडी के सामने पेश होंगे। उन्हें एक कोयला घोटाले के एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद नाम से एक नया सामाजिक संगठन बनाने का ऐलान किया। बताया गया कि इस संगठन को बनाने का मकसद आरजेडी को मजबूत करना है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। मुंबई में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सार्वजनिक जगहों पर उमड़ रही भीड़ ने चिंता बढ़ा दी। वहां भीड़ को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश भी दिए थे, लेकिन उसका भी खास असर नहीं दिखाई दिया। जुहू बीच में तो सैकड़ों लोग नियमों की परवाह किए बिना समंदर किनारे मस्ती करते हुए दिखाई दिए। इस वक्त हम जुहू बीच पे मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके की जो भीड़ है वो उमड़ आई है। इनमें भी ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही दिखे। यही नहीं, जरूरी दूरी के नियम की भी धज्जियां उड़ा दी गयी। हालांकि कुछ लोग जरूर सावधान नजर आए। बिकॉज संडे तो शायद इतनी भीड़ है, बट वीकडेज में इतनी भी नहीं होती है। बड़ी खबर आ रही है संयुक्त राष्ट्र के हवाले से, जिसकी तरफ से कहा गया है कि वो मानवीय हितों के लिए तालिबान के साथ काम करता रहेगा। इसी से जुड़ी तस्वीर सामने आई है, जिसमें काबुल में तालिबान नेता मुल्ला बरादर और संयुक्त राष्ट्र के अंडर सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ग्रिफिथ से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने जम्मू को तोहफा दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू में डॉपलर वेदर रडार प्रणाली का उद्घाटन किया। इस रडार के शुरू होने से 3 घंटे पहले ही मौसम की सटीक जानकारी मिलने में मदद मिलेगी। वेदर रडार सिस्टम, जिसके माध्यम से हर 2-2, 3-3 घंटे के बाद मौसम की, तूफान की और अन्य मौसम संबंधित विषयों की जानकारी उपलब्ध की जा सकेगी। यूपी में लखनऊ की हुसैनगंज में एक बस में आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। गाजा के चरमपंथी संगठन हमास ने एक बार फिर इजराइल को निशाना बनाते हुए विस्फोटकों से भरे गुब्बारे छोड़े। अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए हमास अब रॉकेट की जगह गुब्बारों को हथियार बना रहा है, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में नकाबपोश कुछ लोग गुब्बारों में गैस भरते हुए दिखाई दिए। ऐसे कई गुब्बारों को एक साथ बांधकर उसमें एक विमान की तरह दिखने वाले खिलौनों को बांधकर उड़ा दिया गया। इसके अलावा इन गुब्बारों के साथ पोस्टर और झंडे बांधकर भी इजराइल की तरफ भेजे गए। बताया गया कि इन गुब्बारों में तेजी से आग पकड़ने वाली गैस के साथ विस्फोटक भी होते हैं, जिनके फटने से इजराइल के कई इलाकों में आग लगने की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। राजस्थान के मंत्री प्रमोद जैन भाया के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें हैरानी की बात यह है कि इस वीडियो में रेप का आरोपी धर्मेंद्र कुशवाहा उन्हें डांस सिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो 2 साल पहले का बताया गया है, जिसमें मंत्री स्टेप बाय स्टेप डांस करते हुए दिख रहे हैं। मंत्री जी को डांस सिखा रहे रेप के आरोपी धर्मेंद्र कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक इलाके में गड्ढों से भरी सड़कों के खिलाफ वहां के लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। आरोप यह है कि प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बावजूद लोगों की ये परेशानी पिछले कई सालों से जस की तस बनी हुई है। और इस मुद्दे पर जब लोगों के सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने उन सड़कों पर ही अनोखा प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहां रहने वाली महिलाओं ने गड्ढों से भरी सड़क पर इस तरह वॉक किया जैसे कि वो किसी फैशन शो में हिस्सा ले रही हों। इस दौरान कुछ बच्चियां भी वहां नजर आईं। उन्होंने भी पोस्टरों के जरिए अपनी मांगे रखी। बताया गया कि भोपाल के इस दानिशनगर इलाके में करीब 450 मकान हैं, लेकिन सड़कों की खराब हालत की वजह से वहां रहने वाले लोग काफी परेशान हैं और बारिश के दिनों में उनकी मुसीबत और बढ़ जाती है। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम के समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज देने पर हिमाचल प्रदेश की तारीफ की है। यूरोप के देश मॉन्टेनेग्रो में चर्च के नए प्रमुख पादरी की ताजपोशी पर जबरदस्त बवाल छिड़ गया है। मॉन्टेनेग्रो में पहले सर्बिया का शासन था, लेकिन बाद में ये एक आजाद देश बन गया और इसी इतिहास की वजह से वहां लोगों का एक बड़ा हिस्सा सर्बिया को पसंद नहीं करता है।
ऐसे में जब उन्हें सेटिने शहर में सर्बियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के नए ऑर्क बिशप की ताजपोशी की जानकारी मिली तो वो भड़क गए। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस की इस कार्रवाई के बावजूद लोग पीछे नहीं हटे। ताजपोशी का कार्यक्रम ना हो सके इसके लिए लोगों ने रास्ते तक रोक दिए। हाईवे पर टायरों के ढेर रखकर उनमें आग लगा दी गई। इन लोगों ने मॉन्टेनेग्रो का झंडा लेकर मार्च निकाला और सर्बिया के खिलाफ नारेबाजी की। जवाब में सर्बियन चर्च पर आस्था रखने वाले लोगों ने भी प्रदर्शन किया। राजधानी पोडगोरिजा में बड़ी तादाद में लोग चर्च के समर्थन में उतरे और मार्च निकाला। Mi smo uvijek uz vjeru pravoslavnu I mi uvijek vjerujemo u Boga. बाद में पोडगोरिजा में ही कड़ी सुरक्षा के बीच चर्च का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया।